बचाओ। और बच्चों इस बार तो फिर संडे आराम किया होगा बड़ी देर बाद। केवीपीवाई कैसा हुआ? आता नहीं था क्यों? किस सब्जेक्ट में इशू आया? आशीष मेरे ख्याल से आप गलत क्लास में हो भाई। आई हर्ड फिजिक्स वाज टफ। मैंने अभी पेपर तो नहीं देखा। सहल आपने पार्ट 2 में फिजिक्स की थी? वेरी ब्रेव ऑफ यू। कैसी थी? अच्छा क्या नहीं आती थी। ओके आज क्या करना है बच्चों में? हाँ बच्चों बताओ इसमें। नाइनटीन में वो इशू आ रहा होगा कि बेसिकली ये इशू आ रहा है कि रो इक्वल टू रो नॉट ओवर 1 प्लस गामा डेल्टा टी यूज़ किया जाए या 1 माइनस गामा डेल्टा टी यूज़ किया जाए, है ना? तो बच्चों ऑफ कोर्स ऊपर वाला ज़्यादा एग्जैक्ट है फॉर्मूला, है ना? वही करना चाहिए यूज़। तो इससे क्या आंसर आता है?
1/700. सर अगर इसको हम दूसरे वाले से करें जो 1 माइनस गामा वाला है तो उससे ठीक आ रहा है फिर। नहीं, वही देख रहे हैं ना हम कि क्या यूज करना चाहिए। मतलब ये भी यूज करना मतलब सही है, इसमें गलती तो है नहीं। दूसरे से क्या आता है आंसर? तो 1 से तो 1/1000 आ गया। तो उससे भी यही बनेगा क्लोजेस्ट तो, है ना? मतलब बी बनेगा इन एनी केस। हाँ मतलब अगर मान लो कंफ्यूजन हुई, अगर आपको लग रहा हो कि कोई ऑप्शंस पास पास हैं तो कौन सा यूज करना है, तो ऑब्वियसली ये जो एग्जैक्ट वाला है वही यूज करना है ना। आगे बच्चों। 43 का आंसर तब आता है अगर आप ये मानते हो कि कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा है ब्रास से। तो वो ऑफ कोर्स मतलब ये हमें पता भी होना चाहिए कि कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। थर्टी एट क्वेश्चन स्टैंडर्ड मिक्सचर वाला मेथड जो मैंने बताया था उससे करना है। आगे बच्चों। 45th में क्या इशू है? मतलब जैसे 46 क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा है। बस ऐसे लेयर्स हैं। आपको टेम्परेचर डिफरेंस टोटल बताया हुआ है, एक के अक्रॉस पूछा। मतलब 44 46 बिल्कुल ऐसा ही है। 39 मैंने पिछली बार बताया था क्लास में। आगे बच्चों। 50th क्वेश्चन बेसिकली डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो है वो क्या बन जाएगा? m इंटू
मतलब आइस मेल्ट हो रही है, तो आइस के लिए बन जाएगा L इंटू डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। ये आपको गिवन है 0.1 ग्राम्स पर सेकेंड। और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता क्या है? के ए बाई एल, राइट। तो ये बन गया, ये एल को भी इधर ले आओ, ये डेल्टा एम बाई डेल्टा टी है। अब आपको बता दिया कि क्या किया है, लेंथ को हाफ कर दिया, रेडियस डबल कर दिया, कंडक्टिविटी को कर दिया, तो आप निकाल लो नया डेल्टा एम बाई डेल्टा टी क्या बन गया। फिफ्टी सेकेंड क्वेश्चन में बस बेसिकली इन दोनों रॉड्स को कंबाइन कर दो, तो हर किसी की रेजिस्टेंस आर मान लो, तो ये ऊपर वाले की 2R पैरेलल में, तो ये आर ही बच गई इफेक्टिवली। तो तीन रेजिस्टर्स हैं आर के, और आपको बस यहाँ पे निकालना है। आगे यस, 53rd भी सेम ही है। फिफ्टी सिक्स बच्चों बहुत आसान था, स्टेडी स्टेट लिख दिया। स्टेडी स्टेट में क्या होता है? हीट फ्लो कांस्टेंट ही होता है, स्टेडी स्टेट का मतलब ही होता है। तो बी आंसर आ गया। करंट की तरह है ना, तो करंट तो सेम ही होता है ना, अगर आप कोई भी पार्ट ले लो, करंट अलग अलग तो होने से रहा। आगे फिफ्टी एट बच्चों बस वो देखने में ही डरावना है, मतलब कुछ नहीं है इसमें भी, वही यूज करना है आपको कि डी क्यू बाई डी टी तो कांस्टेंट है, और वो होता क्या है, के ए डी टी बाई डी एक्स। तो आपको इसका ग्राफ बनाना है, ये लेफ्ट हैंड साइड तो कांस्टेंट है, तो आप देख सकते हो कि ये 1/k के प्रोपोर्शनल है, ये जो क्वांटिटी है डी टी बाई डी एक्स, राइट। तो पहले के ज्यादा है बाद में कम है,
तो ये क्वांटिटी पहले छोटी होएगी फिर बड़ी होएगी। और तो डी आ जाएगा। और ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एक्स के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है ना। समझ गए बच्चों? (63) इलेक्ट्रिक हीटर kept in vacuum is heated continuously by passing current its temperature। ये वैक्यूम में है, will go on rising with time, will stop rising after some time as it will lose heat to surroundings by conduction, will rise for some time and thereafter will start falling। will become constant after some time because of loss of heat due to radiation। तो बच्चों क्योंकि वैक्यूम है तो कंडक्शन और कन्वेक्शन तो हो नहीं सकती, राइट? तो और हीट लॉस तो होगा ही। तो स्टेडी स्टेट कैसे बनती है? स्टेडी स्टेट में तो बस ये हो जाता है ना कि जितनी हीट वो जनरेट कर रहा है उतनी लूज करता जाए, तो इसलिए डी आ जाएगा। मतलब सी क्यों नहीं आएगा? मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो हीट प्रोड्यूस करनी बंद कर देगा। सिक्सटी फिफ्थ क्वेश्चन, ब्लैक एंड येलो बॉडी को रखा फर्नेस में, करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा है। तो क्या होगा बच्चों? ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ब्लैक बॉडी के साथ क्या होगा? ब्लैक पहले एब्जॉर्ब करेगी, राइट? ब्लैक बॉडी का क्या होता है? वो एब्जॉर्ब ज्यादा करती है और रेडिएट भी ज्यादा करती है। तो पहले तो ब्लैक ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही होगी, तो उस टाइम तो येलो ही हमें ब्राइट लगेगा। बट जब बाद में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्योंकि ब्लैक ने एब्जॉर्ब ज्यादा किया होगा तो वो रेडिएट भी ज्यादा करेगी, तो इसलिए फिर ब्लैक ब्राइटर हो जाएगी। ठीक है, तो डी आंसर बन जाएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे 68 बच्चों ओरली हो जाना चाहिए। कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहे हो आप पावर को? 2% से। तो पावर कैसे, पावर क्या होती है? फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। एरर्स का मेथड, तो
पावर में अगर कुछ चेंज करना है तो टेम्परेचर में मतलब डेल्टा पी बाय पी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स डेल्टा टी बाय टी हो जाएगा। तो अगर पावर को 4 टाइम्स करना है तो टेम्परेचर में कितना चेंज लाना है? आपको 0.5% और टेम्परेचर अभी है कितना? 400 केल्विन। तो 400 केल्विन में 0.5% का फ़र्क ले आओ। कितना हो गया? वो 2 हो गया। तो 402 केल्विन बन गया। आगे 72 एयर फिल्ड bulbs XY, X is painted black, Y is painted white, bulb is placed midway. When bulb is lighted, level of alcohol. तो बच्चों ये बताओ ब्लैक और व्हाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है? मतलब ब्लैक क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स हीट, है ना? व्हेreas व्हाइट क्या करता है? वो रिफ्लेक्ट कर देता है, राइट? तो इसका मतलब व्हाइट को तो हीट का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ब्लैक ने एब्जॉर्ब किया हीट को। जब ब्लैक हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ गया एक्स का, राइट? तो क्या होना चाहिए अल्कोहल के लेवल को अगर वहां टेम्परेचर बढ़ गया तो? मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं हम कि अगर ये हीट अप होगा तो वहां की अंदर वाली एयर एक्सपैंड करेगी तो वो उसको नीचे पुश करेगी, है ना? तो एक्स की तरफ लेवल कम हो जाएगा, वाई की तरफ बढ़ जाएगा, राइट? आगे बच्चों डन बच्चों 73।
73 में ए और डी में से डी आएगा, है ना, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर बॉडी का 0 थोड़ी हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर उसका क्या होगा, रूम टेम्परेचर हो जाएगा, तो कुछ तो नॉन जीरो टेम्परेचर होगा ना। The 79th question, power emitted is R at what wavelength? तो बस पहले आप वो लगाओगे R इज इक्वल टू सिग्मा E ए टी की पावर 4, तो उससे T निकल आएगा, फिर लैम्डा एम टी इक्वल टू बी, तो उससे लैम्डा एम निकल आएगा। ठीक है बच्चों, डन। ये बच्चों आपने देखा है कि जो ये हीट ट्रांसफर वाला पार्ट है, स्पेशली कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उसमें कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है ना, एक ही टाइप के क्वेश्चंस ही बनते हैं। तो एक मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइप्स का ही, तो इसको अच्छे से करना है। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों वी विल रिवाइज केटीजी नाउ। तो केटीजी वाला पार्ट बहुत सिंपल है। इसमें एक तो आपको सबसे पहले पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए, है ना। पोस्टुलेट्स क्या क्या है? बताओ फटाफट बच्चों, क्या पोस्टुलेट्स होते हैं? कि इलास्टिक कोलिजन्स, राइट। दूसरा नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये बच्चों सेकंड वाले पॉइंट से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इससे ये आ जाता है कि देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल्स के पास भाई सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी।
और कोई बचाओ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट? जो प्रेशर होता है that is due to collision with walls, right? Yes, size of molecules negligible. राइट? तो ये सारे पॉस्टुलेट्स को मानते हुए हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है जो हमें सीधा सीधा मतलब बस पता होना चाहिए, दैट इज PV इज इक्वल टू 1/3 mn u RMS स्क्वायर, राइट? तो यहां से हमारे पास अब 3 अलग अलग वेलोसिटीज आ गई। एक तो V RMS होती है जो कि ऊपर से बनी गई √3 RT/m। एक होती है V मोस्ट प्रोबेबल और एक होती है V एवरेज। तो बच्चों ये हम डिराइव नहीं कर सकते, ये हमें सीधा सीधा रिजल्ट्स मतलब ही याद रखने हैं। करेक्ट। और जो हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है। करेक्ट। अब बच्चों देखो इस ग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये पीक किसको करस्पॉन्ड करती है? V मोस्ट प्रोबेबल, राइट? बच्चों वाई एक्सिस पे क्या होता है? देखो बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे ना वाई एक्सिस पे देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज। या तो हम dn/dv प्लॉट करते हैं, या फिर हम 1/n dn/dv प्लॉट करते हैं। ठीक है बच्चों, इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि जब हम बात करते हैं एरिया अंडर कर्व की, हम क्या बोलते हैं कि इस कर्व के अंडर का एरिया क्या होता है? इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या होता है बच्चों?
देखो, किसी भी कर्व का एरिया अंडर कर्व नॉर्मली क्या होता है, वाई डी एक्स, है ना, कि वाई पे जो है उसका dx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, आप देखो कि दो केस बन जाते हैं, कि डिपेंडिंग अपॉन कि आप y पे क्या लेते हो। अगर तो आप y पे ले रहे हो सिर्फ dn बाई dv, तो एरिया क्या बन गया, इंटीग्रल y dx, हमारे केस में x में क्या था v, dv। तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। और अगर आप ले रहे हो 1/n dn बाई dv, तो अगर आप एरिया लोगे तो ये क्या बन गया, dn बाई dv 1/n dv, तो ये बन गया 1/n इंटीग्रल dn, ये 1 आ गया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ना। कई जगह पे ऐसे लिखा होएगा कि भाई एरिया 1 होता है, कई जगह पे ऐसे लिखा होएगा कि एरिया इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपने वाई एक्सिस पे क्या लिया है। समझ रहे हो बात बच्चों? अच्छा, इस ग्राफ का टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होता है बच्चों, इस ग्राफ पे? एक तो ऊपर को शिफ्ट करेगा और लेफ्ट राइट। लेफ्ट को शिफ्ट करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका वी मोस्ट प्रोबेबल बढ़ रहा है, इजंट इट? राइट की तरफ होता है ना। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, हीट में उल्टा होता है, तो ये गलती लग जाती है। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका ग्राफ अपवर्ड्स एंड राइट को शिफ्ट होता है। समझ आ गया बच्चों? बिल्कुल ऐसा ही सेम ग्राफ हमने हीट में बनाया था, जहां पे लैम्डा के साथ डिस्ट्रीब्यूशन की थी हमने एनर्जी की। बट उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे जो ग्राफ है वो ऊपर और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है, लेकिन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में वो ऊपर और राइट की तरफ शिफ्ट करता है। और क्या हो जाता है, वो ग्राफ बेसिकली थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है ना। हाँ, एरिया तो सेम रहना ही पड़ेगा।
ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ से बच्चों हमारे पास ये कंक्लूजन आ जाता है ये सारा कुछ करके, जैसे हमने ऊपर लिखा था आ, कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, राइट? तो हम कहते हैं कि एक गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड इज आइडियल, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि क्या बन जाती है बच्चों? इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। हाँ हाँ बच्चों, यस, ये गलत कर दिया, ग्राफ शिफ्ट तो राइट की तरफ करता है, बट वो नीचे को होना पड़ेगा, है ना? क्यों? सोचो। ऐसे बनेगा ना ग्राफ, एरिया सेम रखना है। सर, हम्म अगर हमने वाई एक्सिस पे 1/n/dn/dv लिया है तो फिर उसका एरिया हम्म हमें क्या बताएगा? कुछ भी नहीं। बांध देगा एरिया बस। ओके सर। ठीक ठीक है बच्चों, ग्राफ वाला क्लियर है ना? ओके, हाँ जी। तो बताओ एक गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है? F/2 nRT, ठीक है, मतलब डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर, राइट? सो व्हाट इज एफ? एफ कैसे निकलता है? एफ के तीन केसेस होते हैं। मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, राइट? एफ क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो मोनोएटॉमिक के लिए एफ इज 3, डायटोमिक के लिए इट इज 5, पॉलीएटॉमिक के लिए इट इज 6। ठीक है, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट बच्चों, और क्या होता है बताओ फटाफट मुझे केटीजी में?
बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन हो गई आपकी, है ना? तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो सब आपको आता है ना? अच्छा, ठीक है, मिक्सिंग वाला भी वो मतलब वो मतलब केटीजी में भी कर सकते हैं, थर्मो में भी कर सकते हैं। तो वो मैं भी बता देता हूँ। उससे पहले बच्चों एक चीज़ और जो मतलब मैंने आपको पहले भी याद करो एक बार पहले भी बताई थी, जो हमें करनी है, दैट इज़ 2 रिजल्ट्स, मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। याद है मैंने एक बार बोला था आपको कि सबको आने चाहिए ये? ओके। मीन फ्री पाथ का बच्चों मतलब क्या होता है? मिनिमम नहीं, एवरेज पाथ। मतलब 2 कोलिजन्स के बीच में एवरेज डिस्टेंस जो ट्रैवल किया। मतलब कोई मॉलिक्यूल कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, तो सबका एवरेज निकाल लिया। ठीक है? हाँ भाई, किसी को याद है रिजल्ट? बोलो भाई। नो वन? ओके, लिखो बच्चों। ये होता है 1/√2 पाई d स्क्वायर NV। ठीक है? D क्या होता है बच्चों? D is the diameter of molecule, and NV क्या है? Number density of molecules।
ठीक है बच्चों। तो बेसिकली बच्चों ये निकला कैसे है मीन फ्री पाथ? एक तरह से मीन फ्री पाथ क्या है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, इजंट इट? तो ये टाइम टी क्या हुआ? एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, जो हम करंट में भी पढ़ते होते थे ना, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां से बच्चों कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई अगर इसको उल्टा कर देंगे, है ना, टी को? तो ये बन गई √2 पाई डी स्क्वायर एन वी इंटू वी आर। ये वी बार क्या है? वी एवरेज। क्लियर बच्चों? हाँ बच्चों, ये समझ आ गया? इसकी मतलब डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये बस फॉर्मूला ही याद रखना है आपको। फिर आ जाता है बच्चों मिक्सिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, तो व्हाट इज द अंडरलाइंग कंसेप्ट व्हेन यू मिक्स टू गैसेस? लेट्स से ये ऐसे दो कंटेनर्स में गैसेस हैं और हमने इस तरह से उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ N1 मॉलिक्यूल मोल्स हैं, यहाँ N2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, T2 है, प्रेशर लेट्स से P1 है, P2 है। राइट, तो क्या कंडीशन होती है? तो बेसिकली क्या होगा कि मतलब वी आर अज्यूमिंग कि इंसुलेटेड है, तो जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, है ना? कौन सी क्वांटिटीज सेम रहेंगी बच्चों? पहले तो ये बात करें कि फाइनली कौन सी क्वांटिटीज दोनों गैसेस के लिए सेम हो जाएंगी। अच्छा चलो ये बताओ, चलो ये भी लिख देते हैं, मान लो कि ये V1 है और ये V2 है। ठीक है, व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम ऑफ ईच गैस? वो V1 प्लस V2 ही होगा, राइट?
व्हाट कैन वी से अबाउट फाइनल टेम्परेचर? मतलब वो, ये समझ आ रहा है सबको V1 प्लस V2 क्यों होगा? क्योंकि अब तो दोनों गैसेस फैल जाएंगी ना। फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर जो भी T होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, है ना? What else? What can we say about टोटल एनर्जी होगी? अब एनर्जी कंजर्व रहेगी, राइट? तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई? पहले जो एनर्जी थी, हमें नहीं पता कौन सी गैस है, तो इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसके F1 मान लेते हैं, इसके F2 मान लेते हैं। तो F1/2 N1 और T1 प्लस F2/2 N2 or T2 will be equal to F1/2 N1 RT plus F2/2 N2 RT, right? तो इस इक्वेशन से बच्चा आप टेम्परेचर निकाल सकते हो। ओके, बच्चों यहीं पे ही हम एक और बात कर लेते हैं। ये थर्मो में आपने बात की होगी, हम यही कर लेते हैं। हाउ डू यू फाइंड गामा ऑफ मिक्सचर? गामा है Cp/Cv, जो कि 1 + 2/f आ जाता है ना? ये बच्चों आपने थर्मो में पक्का किया होगा। हम गामा मिक्सचर कैसे निकालते हैं? तो मतलब गामा मिक्सचर के लिए व्हाट वी डू इज, सबसे पहले हम Cv मिक्सचर निकालते हैं, राइट? वो क्या होता है? N1Cv1 प्लस N2 Cv2 ओवर N1 प्लस N2। फिर
Cp मिक्सचर हो जाता है Cv मिक्सचर प्लस R और फिर गामा निकलता है, राइट? Cp मिक्सचर ओवर Cv मिक्सचर, जो कि मतलब ऑफ कोर्स Cv मिक्सचर प्लस R ओवर ऐसे बन गया। ये बच्चों मतलब किया हुआ है ना आपने? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या ध्यान रखना होता है कि यू कैनॉट अप्लाई गामा मिक्सचर एज N1 gamma 1 plus N2 gamma 2 over N1 plus N2, राइट? ये नहीं कर सकते हम, राइट? तो ये बच्चों जो KTG वाला पार्ट है, दिस इज प्रीटी मच फॉर्मूला बेस्ड, राइट? आपको सीधा सीधा तो ये जो अपने हमने जो रिजल्ट्स लिखे हैं बस वो पता होने चाहिए, उससे निकल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों पार्ट आ जाता है थर्मो का। तो थर्मो के लिए एक चीज तो यही थी जो हमने अभी मतलब यू जो था, एक तो वो यूज होता है हमारा बार बार, जो कि हमने निकाल ही लिया, राइट? अब हमारी बच्चों जो जितनी थर्मो है वो सारी की सारी, मतलब हम अगर सोचें वो किस पे बेस्ड है, दैट इज फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास एक गैस है, तो अगर आप उस गैस को बाहर से एक एनर्जी दे रहे हो डेल्टा क्यू, हीट, राइट? तो उस एनर्जी से गैस क्या क्या कर सकती है? तो उससे या तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकती है, और या वो फर्दर वर्क कर सकती है, राइट? तो डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पे साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है। डेल्टा क्यू पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब होता है बच्चों? डेल्टा क्यू पॉजिटिव मतलब हीट गिवन टू गैस, राइट? एंड डेल्टा क्यू नेगेटिव मतलब हीट टेकन आउट ऑफ गैस, करेक्ट? और ये बच्चों मैं मतलब थोड़ा केमिस्ट्री के साथ भी रिलेट करते जाना कि केमिस्ट्री में जैसे भी है ना, उससे बिल्कुल क्लियर रखना। और डेल्टा डब्ल्यू की हम जो बात करते हैं, ठीक है, मतलब मैं इसको लिखता ही जनरली ऐसे हूँ डेल्टा डब्ल्यू गैस, ताकि हमें क्लियर रहे कि दिस इज वर्क डन बाय गैस, राइट? तो मतलब अगर तो ये पॉजिटिव आ गया तो मतलब गैस ने पॉजिटिव वर्क किया है, अगर ये नेगेटिव आ गया
मतलब इसका क्या मीनिंग होता है अगर हम कह रहे हैं कि गैस ने नेगेटिव वर्क किया है? व्हाट डज इट मीन? दिस implies कि वर्क इज डन ऑन द गैस, करेक्ट? तो ये बहुत ध्यान रखना होता है हमें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा है, वर्क डन बाय गैस लिखा है या वर्क डन ऑन द गैस लिखा है, राइट? तो मतलब अगर वर्क डन ऑन द गैस लिखा है बच्चों, तो हमें क्या लेना है उसको, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, राइट? तो अगर आपको ऐसे कुछ लिखा है कि वर्क डन ऑन गैस इज इक्वल टू 40 जूल्स, तो दिस इंप्लाइज कि आपके हिसाब से डेल्टा डब्ल्यू -40 है। आई थिंक बच्चों सबको क्लियर होगा कि ये केमिस्ट्री से उल्टा है ना? केमिस्ट्री में हम वर्क डन ऑन द गैस को पॉजिटिव मानते हैं, फिजिक्स में हम वर्क डन बाय द गैस को पॉजिटिव मानते हैं। अच्छा बच्चों, बिफोर वी प्रोसीड, एक एग्जांपल करना है हमें जो ये इसका केटीजी का इंपॉर्टेंट है। बच्चों मान लो आपको ये स्पीड्स दी हैं मैंने कुछ 2, 4, ये कुछ स्पीड्स हैं, ठीक है? तो फाइंड v एवरेज, v मोस्ट प्रोबेबल, v आरएमएस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये करो अभी ट्राई।
हाँ बच्चों, कैसे करना है इस क्वेश्चन को? देखो, सबसे पहले तो एवरेज कैसे निकलती है? सिंपल, 2 + 4 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 7। सिंपल, राइट? ये कितना आ जाता है? ये 5 आ जाता है ना? Now, how do you find VRMS? VRMS के लिए आपको सबके स्क्वायर्स को इस तरह से सबका लिखना पड़ेगा और फाइनली रूट ले लेना है। तो ये कितना आ जाता है? इज इट √27 बच्चों? ओके, एंड व्हाट अबाउट V मोस्ट प्रोबेबल? वो कैसे देखना है? कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की है? ठीक है, तो वो 5 आ गया। तो प्योरली बाय चांस ऐसा है कि मतलब V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल सेम आ गया, ठीक है, उसका कोई लॉजिक नहीं है सच, राइट? तो ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि मतलब दिस चेक्स कि आपने सिर्फ फॉर्मूला ही याद किया हुआ है या आपको फिर भी कुछ पता है कि कैसे आई हुई है, मतलब ये फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? राइट बच्चों, इसमें कोई डाउट? ओके, चलो ठीक है बच्चों, बाकी थर्मो नेक्स्ट टाइम करेंगे कंटिन्यू, राइट? आप केटीजी वाले क्वेश्चंस कर लेना, वो वैसे वो थोड़े से ही हैं आपकी शीट में केटीजी वाले क्वेश्चंस, तो मतलब वो पहले 10-15 ही है मेरे ख्याल से। तो बस बेसिकली केटीजी में इतना कुछ होता भी नहीं है, रिवाइज द मॉड्यूल, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम थर्मो रिवाइज करके फिर उससे अगली क्लास में पूरी शीट डिस्कस कर लेंगे, ओके? चलो, ओके बच्चों।